टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, वो अमाउंट जिससे आप ऑथराइज हैं इन योर मेमोरेंडम एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, उसे हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। क्या बोला हम लोगों ने उसको? ऑथराइज। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको हम क्या कहते हैं? ऑथराइज कहते हैं। कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे नॉमिनल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है जी। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, बट उसके लिए आपको, जैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना, उसी तरह की कंडीशंस आपको लगानी पड़ती है। इसीलिए बिफोर फिक्सिंग द ऑथराइज कैपिटल आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेनी है। आने वाले 10 साल 20 साल की कैलकुलेशन कर लेनी है ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया, बार बार ये डिसाइड नहीं होती है। अब जरा देखिए यहाँ पर एक फ्लोचार्ट की मदद से कि कैसे हम लोग देखेंगे कि ऑथराइज और इशूड क्या होता है। देखिए, हमने बोला यहाँ पर क्या? शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल हमारे पास है, शेयर कैपिटल। ये हमने पहला पार्ट इसके लिए हमने बोला क्या? ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये वाला कहां से निकल कर आती है ये? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। किसका सब्सक्रिप्शन क्लॉज? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसका सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, उसके साथ निकल कर आती है। ठीक है जी। तो ऑथराइज के बाद इसको बांटे, दो हिस्सों में बांट रहे हैं यहाँ पर। विल से इशूड, इशूड एंड अनइशूड। भाई आपके पास 10 लाख शेयर हैं जिन्हें आप इशू कर सकते हैं। कितने शेयर? 10 लाख शेयर। 10 लाख शेयर आपके पास अगर पड़े यहाँ पर, कितने? 10 लाख। अच्छा, एक जैसे मेरे स्कूल में एक बच्चे ने क्या किया, 10K, हर आंसर में 10K, 12K, 15K लिखा हुआ है। बॉन्ड है बच्चा भाई, प्लस स्कूल के पेपर में 10K, 12K, 15K, 14K ऐसे आंसर लिख रहा है। मन तो आया कि चांटा बजाऊं गाल पे खींच के। भाई ऐसे में थोड़ी लिख रहे हो तुम, पेपर लिख रहे हो स्कूल का। एक हर वैल्यू के में लिखी हुई है। भाई इतना बड़ा नवाब बच्चा है वो। देखिए, तो मैंने बोल दिया कितना? 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो इशू कितने किए हम लोगों ने? सपोज हमने 8 लाख इशू कर दिए, 8 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू कर दिए, तो अनइशूड कितने रह गए आपके पास? 2 लाख। कब इशू करेंगे इनको? जब हमारी मर्जी होगी तब इशू करेंगे, हमें कौन सी जल्दी है इशू करने की। ठीक है, विल इशू देम एज एंड व्हेन विल रिक्वायर, ऐसा करके। ठीक है। इशूड के बाद क्या हो गया? आपने क्या किया? थोड़ा आगे बढ़े। जब हम इशू कर लेते हैं तो उसके बाद कैटेगरी बनती है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, और दूसरा क्या बन जाता है? अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड हो जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये सब्सक्राइब्ड जो है ना, इशूड का मिनिमम कितना होना चाहिए? 90% ऑफ द इशूड शेयर्स या इशूड कैपिटल, उसका 90% होना चाहिए। मिनिमम 90% होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्राइब तभी माना जाएगा, वरना आपका इशू फेल है, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। यहाँ फिर रोल आ जाता है किसका? अंडरराइटर का। अंडरराइटर क्या करता है? ये हमारे इशू को सक्सेसफुल बनाता है। इन केस वी आर नॉट एबल टू गेट सब्सक्रिप्शन 90% और मोर और इशूड शेयर कैपिटल, तो हमारा क्या करता है? उनको अंडरराइट करता है, उन शेयर को खरीदता है और हमारे इशू को सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन सोचो, आपने 8 लाख शेयर इशू करे और आपको सिर्फ 1 लाख की एप्लीकेशन मिली है, तो अंडरराइटर से सब्सक्राइब कराना ठीक रहेगा? नहीं, लिस्टिंग तो होंगे नहीं पहले। लिस्ट अगर हो भी गए, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएंगे वो। दैट विल बी एब्सोल्युटली यूजलेस अमाउंट ऑफ मनी। अनसब्सक्राइब कितना रह गया भाई? ये सब्सक्राइब कितने हो गए? सब्सक्राइब में मान के चलो, जैसे मान लो 720 ईमेल मान ले, 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, हमने ये कर दिया।
7 लाख, फिर से क्या, 7,50,000। और दूसरा क्या बन गया अनसब्सक्राइब, 50,000 बन गया। अब अनसब्सक्राइब हो गया, किनारे कर दीजिए, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, इनको कैसे रीइश्यू करेंगे दूसरी कहानी होती है। जब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, जरा देखिए क्या बनता है। ज्यादा ही आगे भाग गया। हाँ, यहाँ। हाँ जी। सब्सक्राइब के बाद हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और कैटेगरी बनाते हैं दो। कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड। मतलब आपने 750 में से बोला कि जो 7 लाख है ना, इनसे पैसा मंगवा लिया, और जो 50,000 है उनसे पैसा नहीं मंगवाया। ऐसा कर लिया। ऑथराइज के बाद इशूड, इशू के बाद सब्सक्राइब, जो इशूड टू द पब्लिक, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर दैट। लोगों ने आपके शेयर पे पैसा इन्वेस्ट किया। 750 सब्सक्राइब हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो रहा है, 50,000 अनसब्सक्राइब हो गया, किनारे कर लीजिए। सब्सक्राइब में सी भी आपके मन में आया कि भाई अभी 7 लाख मंगवा लेता हूँ, 50,000 बाद में मंगवाऊंगा। मतलब आपने क्या किया कि जैसे मान लो 7 लाख शेयर थे, इन पे आपने पूरा पैसा मंगवा लिया। क्या मंगवा लिया, पूरा पैसा मंगवा लिया। 50,000 शेयर पे आपने पूरा पैसा नहीं मंगवाया, आधा मंगवा लिया, 50% मंगा लिया, 40% मंगा लिया, ऐसा आपने कर लिया। कॉल्ड अप के बाद क्या होता है, कॉल्ड अप के बाद दो कैटेगरी बनती है कॉल्ड अप के बाद। हाँ जी बेटा, अभी बताऊंगा ना क्या होता है, थोड़ा रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट द टेबल देन आई टेल द डिफरेंस। फिर आगे चले थोड़ा सा। कॉल्ड अप के बाद दो हिस्से बन जाते हैं, पेड अप, पेड अप और अनपेड। पेड अप और अनपेड, या उसे बोला जाता है अनपेड कॉल्स, या इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं क्या, कॉल्स इन अरियर। इसका मतलब ये होता है आपने 7 लाख में से सबसे बोला भी पैसे दे दो पूरा पूरा, पता चला कि 6,50,000 ने पूरा पैसा दे दिया, और जो 50,000 बचे थे इन्होंने पैसा अभी नहीं दिया। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया होता उन्हें कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, और ये हमारे लिए टेम्परेरी एसेट्स हो जाते हैं। कब हम उनको बोलेंगे भाई अब दे दो पैसा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे वो। दूसरी बार बोला पैसा दे दो, नहीं दिया। तीसरी बार बोलो पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप क्या करते हैं, उनको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे नोटिस भेजते हैं। अगर वो पैसा दे दें तो बढ़िया, नहीं तो आप उन शेयर को क्या करते हैं फिर, फोरफीट करते हैं। क्या करते हैं उन शेयर को, फोरफीट। फोरफीट का मतलब जानते हैं क्या होता है, समझिए। समझिए, जैसे श्लोक एक घर खरीदता है आदित्य से 10 करोड़ का, और श्लोक बोलता है कि भाई 10 करोड़ का घर है, लोन वोन लूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे। आदित्य कहता है 3 महीने का टाइम दिया, और 10 करोड़ के घर के लिए 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया एडवांस दे दिया। दे दिया एडवांस 50। हिंदी में साधारण भाषा में बोलते हैं बयाना देना, क्या बोलते हैं उसको, बयाना, एडवांस देना। ठीक है, ये दे दिया, टोकन मनी जिसे कहते हैं, टोकन मनी वो दे दी 50 लाख की, और 3 महीने का टाइम मिल गया। 3 महीने में अगर श्लोक ने पैसा अरेंज कर लिया, पेपर की रजिस्ट्री इसके नाम पे हो जाएगी। और अगर 3 महीने में पैसा उसने अरेंज नहीं किया, तो जो टोकन मनी होती है वो क्या हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी। ऐसे शेयर्स में होता है। आप एक बार बोल रहे हैं, दो बार बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, सामने वाला पैसा ही नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्टिव काम को रोक लेंगे क्या, नहीं रोकेंगे ना। फिर आप क्या करते हैं, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू दैट पर्सन, दैट शेयर होल्डर या दोज शेयर होल्डर्स, आप उन शेयर को क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं। मतलब वो शेयर जब्त कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। बोलेंगे वापस कैसे लेंगे, अरे डिजिटल इशू का तो कंट्रोल आप ही के हाथ में है ना, वापस ले लेते हैं उसको। वापस आने के बाद क्या होगा, वो शेयर जो है शेयर होल्डर के पास क्या बनेगा, कागज का टुकड़ा अगर फिजिकल फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में तो कोई औकात ही नहीं है उसकी। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, उन शेयर को नए सिरे पे क्या कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। वो कहलाता है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जो पढ़ेंगे हम बाद में। हाँ, वो एडवांस हजम, खाया पिया खत्म, उसी को क्यों रिटर्न करेंगे। वही 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 एडवांस जो होता है वो रिटर्न नहीं करते हैं, वो खत्म हो जाता है। वो एडवांस आपका क्या हो गया, फोरफिट, उसी को तो बोल रहे हैं फोरफिट कर दिया। तो शेयर के केस में अगर कोई अमाउंट अनपेड रह जाए, जितना उसने पे कर दिया है उतने पैसे को आप जैसे मान लो कितने शेयर बोले मैंने, मान लो 50,000 शेयर वाले हैं, इसने ₹2 की फाइनल कॉल यानी 1 लाख रुपया नहीं दिया, बाकी का 8 रुपये दे रखा है।
तो जब ये हम बार बार बोलने के बाद ही फाइनल कॉल नहीं देंगे, तो इसका जो पहला वाला 8 लाख रुपए वो हम हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे। फिर फोर फ्यूचर अकाउंट है, कैपिटल गेन कहते हैं उसको। ठीक है। और ये जो पेड अप अमाउंट है, ये वो अमाउंट है कि टोटल कॉल्ड अप में से जितना अनपेड या अरियर माइनस कर दिया जाए, तो जो बचेगा उसे क्या कहते हैं? पेड अप अमाउंट कहते हैं। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब दिखेगा ये वाला पार्ट। अभी तो सिंपल इंफॉर्मेशन। ये फ्लो चार्ट का एक पार्ट हो गया। अभी हम पहुंचे कहाँ पर? अनकॉल्ड पे। अनकॉल्ड की भी दो कैटेगरीज होती हैं। अनकॉल्ड की दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कैसे दो कैटेगरीज होती हैं वो देखिए जरा। दो कैटेगरीज। एक को कहते हैं क्या? कैपिटल रिजर्व। क्या कहते हैं इसको? कैपिटल रिजर्व। किसी बच्चे ने पूछा था कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, और बोला जाता है क्या? अनरिजर्व कैपिटल। इस पे क्वेश्चन आया था इस बार की कंपार्टमेंट में। क्या है बताओ कैपिटल रिजर्व? द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। क्या है कैपिटल रिजर्व? द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is not being called up during the lifetime of a company except in case of a winding up। लाइफ टाइम में कभी पैसा नहीं मंगाएंगे इनसे। इनसे पैसा कब मंगाएंगे? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी। आपको मालूम है शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। शेयर का पैसा दे दे तो कोई लायबिलिटी नहीं है। अब मुझे बताइए, जब बिजनेस बंद करना होगा तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन के एक्सपेंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस पहले ही क्या कर लेती है? कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल। हाँ, ये तो बताओ, ये करेक्ट लिखा है क्या कैपिटल रिजर्व? तुम बोल रहे थे ना कुछ अभी। हाँ, ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? आपके पास गेन होता है। इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे क्या? रिजर्व कैपिटल। विल राइट रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस क्या होता है आपके टेक्स्ट बुक में, और यहाँ भी देखेंगे। सो रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज नॉट बीइंग कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंड अप। अब जरा देखिए एनसीईआरटी में रिजर्व कैपिटल के बारे में क्या बोला है। अभी पहले इनको पढ़ लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल समझ में आई थी क्या होती है, ठीक है। फिर हमारे पास बारी आई क्या, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इशूड कैपिटल, अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which is actually issued to the public for subscription, including share allotted to the vendors and signatories to the company's memorandum। जो भी आपने शेयर इशू करे हैं, मशीन खरीदने के बदले में इशू करे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपके प्रमोटर थे उनको आप क्या देते? सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम। बच्चों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उनको जो शेयर दिए सब इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या कहलाती है? वो अनइशूड कहलाती है। कोई बच्चा पूछा था अनइशूड क्या होती है? ये रही अनइशूड। जो शेयर कैपिटल पब्लिक को ऑफर नहीं करी गई, रख लिया बिजनेस ने अपने पास, उसे अनइशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। तब इशू करेंगे जब हमें पैसे की जरूरत होगी, तब इशू करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं, बोलो। अभी रुक तो जाओ, अनकाउंट तक आने तो पहले मुझे। अब इशूड हो गया आपके पास। चलिए नीचे चलते हैं। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या कहता है देखें जरा। इट इज इट इज सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोल रहे हैं? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which has been actually subscribed by the public when the share offered to the public subscription and are subscribed fully by the public। issued capital subscribed capital would be the same। मतलब जब आप क्या कर रहे हैं जरा यहाँ देखिए इस जगह पे। अब ये क्या किया आपने? 7,50,000 शेयर आपने क्या करे? ऑफर करे, ठीक है। सॉरी, 8 लाख शेयर ऑफर करे थे, जिसमें तो पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब कर दिए? 750। तो यहाँ देख रहे हैं इशूड और सब्सक्राइब दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक सारा लगा दी थी, इशूड और सब्सक्राइब क्या हो जाता? सेम हो जाता। फिर तो कोई अनसब्सक्राइब रहता ही नहीं। जब आपकी कंपनी बहुत शानदार नहीं होती, रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, तो अच्छा एक और चीज समझिएगा बात जरा। तो एक छोटी चीज और समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लो आपके पास 10 लाख शेयर थे। 10 लाख शेयर्स इशूड, ठीक है। और क्या होता है देखिए, इशूड और इसके बाद क्या है? इसके बाद है पब्लिक सब्सक्राइब्ड। पब्लिक सब्सक्राइब्ड और 90,000 शेयर्स।
फॉर 1 लाख शेयर्स, ठीक है, और फॉर 1,20,000 शेयर्स, ऐसे भी होता है। आपने 1 लाख शेयर ऑफर करे, पब्लिक ने 90,000 शेयर में पैसा लगाया, या पब्लिक ने 10,000 शेयर्स के लिए पैसा लगाया, पब्लिक ने 1,20,000 शेयर के लिए पैसा लगाया, ये कहलाएगा क्या? अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और ये क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये दोनों बड़े आसान होते हैं, जितने भी तामझाम पढ़ते हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन पे पढ़ते हैं। क्या? अच्छा चलो ठीक है, ऊपर 1 लाख कर देते हैं। हमने 1 लाख शेयर इशू करे, 10 लाख नहीं करे, 1 लाख करे, ऐसा कर। क्या बन गया? अगर 1 लाख की 1 लाख एप्लीकेशन मिल जाए तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर ज्यादा मिल जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, और कम मिल जाए तो क्या कहेंगे उसे? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो कैसे आते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन आते हैं, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ऐसा। ठीक है। एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है दिल्ली में, इसका इशू 250 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। गूगल पे सर्च करके देख लेना, 250 टाइम या 2,500 टाइम। हाँ। अब लिस्टेड हुए होंगे नहीं होंगे, छोटा सा आईपीओ लेके आया था, करीब करीब 50 लाख का या 80 लाख का या 1 करोड़ का। कितना आईपीओ लेके आया वो, और उसको एप्लीकेशन कितनी मिली? सोचो, उसने 1 करोड़ मंगाए और 2,500 टाइम 250 करोड़ रुपया, तो कितना हो गया? 250 गुना हो गया ना। मतलब 1 करोड़ के उसने शेयर मंगाए मांगे थे लोग जनता से, जनता ने 250 करोड़ के लिए सब्सक्राइब कर दिया। ऐसी भी कंडीशन होती है। कुछ नहीं करते, जितने दे सकते हैं देंगे, बाकी लौटाने पड़ेंगे। अभी बताऊंगा ना प्रोसेस, कैसे लौटाया जाता है, कैसे मुहूर्त का घंटा बजता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, ये वाला। तो दिस इज, क्या बोले हम लोग यहाँ पर? अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। वो है पीड़ादायी। पीड़ादायी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसी में प्रोराटा अलॉटमेंट, इसी में फोर्फीचर, इसी में सब रीइशू, वैसा करके हम चलते हैं। पानी है किसी के पास? पानी बॉटल किसके पास है? आई जस्ट वांट टू कैंसिल द क्लास, लेकिन तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे मुझसे देखे नहीं गए, मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलें आगे थोड़ा सा। अब हम उस पर दोबारा चलते हैं, ये वाले पार्ट पर। तो आपने 8 लाख के शेयर इशू करे, अगर 8 लाख की एप्लीकेशन मिल गई तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। 10 लाख की एप्लीकेशन मिल जाएगी तो क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। और 750 की मिल गई तो क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इशू सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि 90% हो चुका है। 90% कंडीशन कंपनी के हिसाब से नहीं है, सीबी के हिसाब से, अभी हम नोट्स में पढ़ेंगे उसको। अब हम आगे बढ़ा लेते हैं, जो अनसब्सक्राइब्ड है उनको छोड़ देंगे किनारे पे, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। अब आपने सोचा कि 7,50,000 के हिसाब से है, तो ये एट द रेट ऑफ रुपीज मान लो, रुपीज 10 था, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना था? 10 था, ऐसे। आपने किया 7 लाख पे, 7 लाख पे पूरा एट द रेट ऑफ रुपीज 10 मंगा लिया, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना मंगा लिया? 10 मंगा लिया। और जो 50,000 शेयर्स हैं, उनका सिर्फ कितना मंगाया? एट द रेट रुपीज 5 मंगाया। 50,000 पे 5 मंगाया। ठीक है। अब 5 मंगा तो बाकी का 5 क्या होगा? फ्यूचर में मंगाएंगे। 50,000 इंटू 5, 2,50,000 आपने मंगा लिया। 50 इंटू 5 जो है वो क्या रह गया आपके पास? रह गया। तो ये जो 50,000 इंटू 5 जो कि अनकॉल्ड अमाउंट है, जैसे मान लीजिए इन पे तो पूरा कॉल्ड अप कर लिया आपने पैसा, इन पे पूरा कॉल नहीं करा आपने। ठीक है, कितना? अनकॉल्ड 50, कॉल्ड अप 50, हाँ ठीक है, ऐसा कर लिया। तो ये जो 5 रुपए के हिसाब से पैसा था ना जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। कब मंगाई जाएगी रिजर्व कैपिटल? तब मंगाई जाएगी जब हम वाइंड अप कर रहे होंगे, उस समय वाइंडिंग अप के डिसोल्यूशन के खर्चे पूरा करने के लिए तब हम मंगाएंगे। ठीक है जी। इस 5 लाख में से भी मान लो आपने क्या कर दिया? 60%, और ये 40%। इसका 60% कितना हुआ बताइए? 30,000 शेयर्स पे, इन पे पैसा भी आपने रिजर्व कैपिटल में रख दिया। और जो 20,000 पे जो पैसा है वो क्या कर दिया आपने? अभी अनरिजर्व है, जब मन आएगा तब मांग लेंगे। लेकिन ये कभी नहीं मांगेंगे। कब मांगेंगे ये?
जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी। जो शेयर होल्डर के पास ये वाले शेयर हैं, क्या उनको शेयर होल्डिंग टाइटल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भाई वो तो पैसे लेके तैयार खड़े हैं ना, तैयार खड़े ना, ले लो। कंपनी नहीं ले रही, कह रही जब हम डूबेंगे तब लेंगे। कह रहे जब हम डूबेंगे सनम तब तुमसे तब हम तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा बोलता है। नहीं, वो तो मना कर देंगे तो फिर फोरफिट हो जाएंगे। तो ये जो पैसा है, अच्छा इनको सारे राइट है, डिविडेंड में पूरे शेयर का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इनको डिविडेंड 5 रुपए के साथ, इनको 10 रुपए के साथ। ये लोग देने को तैयार खड़े, कंपनी नहीं मांग रही ना पैसा। वोटिंग राइट इनके पास होता है, डिविडेंड पूरा मिलता है इनको। रिपेमेंट होगी तो रिपेमेंट उतनी हो पाएगी जितना पैसे इनसे लिया है। तो लेकिन उससे रिपेमेंट की नौबत कब आएगी? जब डिसॉल्व हो जाएगी, तो डिसोल्यूशन में तो फिर तो प्रोपोर्शनेटली चलती हैं चीजें। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे चलती हैं, 50 पैसे ने रुपये भी चलती हैं, 30 पैसे ने रुपये भी चलती हैं। ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या था, ठीक है। जब ये 7 लाख था, आपने 10 का 10 लाख मंगा लिया, 6,50,000 ने पूरे 10 लाख दे दिया। मान लो इन लोगों ने कुछ अमाउंट नहीं दिया, तो जो अमाउंट हमें नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स एंड अरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनपेड कॉल्स बोलते हैं, है ना। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हमारे सामने ज्यादा डिटेल में चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं जरा यहाँ पर, है। उनको थोड़ी फॉरफिट करते हैं, अनपेड। हाँ, डेफिशिएंसी थोड़ी आती है। हाँ, कैश की डेफिशिएंसी आई ना, तो पॉलिसी रेट वाले से पैसा मंगाते हैं, भैया पैसा दे दो। एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर फॉरफिट। फिर जितना पैसा उनके पास, जिनका पैसा उनके आपके पास था, वो पैसा आप क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे, जम कर जाएंगे। और उन शेयर को नए ढंग से री इशू करेंगे, नई वैल्यू पर री इशू करेंगे। ऐसे करके होता है। तो सब्सक्राइब पता चल गया आपको। आगे क्या कह रहा है ये? कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। Subscribed capital which has been called up on the shares what the company has asked to shareholder to pay. The company may decide to call the entire amount of money. अभी बोला था मैंने, कंपनी चाहे तो सब इशूड का, सब्सक्राइब का पूरा पैसा, पूरा का पूरा 7.5 लाख मंगा ले, या कितना मंगा ले, 7 लाख मंगा ले, कितना 5 लाख मंगा ले, 4 लाख मंगा ले, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स होती है, वैसा ही कर सकते हैं। फिर थोड़ा और आगे चले। द फेस वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर अलॉटेड इज रुपीज 10 है ना, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी कॉल्ड अप ओनली रुपीज 7 पर शेयर है। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी कहलाएगी? 7 पर शेयर कहलाएगी। और जो रुपीज 3 है वो क्या कहलाएगी? कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर एज एंड व्हेन नीडेड। तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप के बाद क्या कहेगा? अनकॉल्ड कहलाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, अब इसी 3 रुपए के अनकॉल्ड में से 2 रुपए को हमने क्या बना दिया? रिजर्व कैपिटल। और एक को क्या कर दिया, है ना, फ्री, अनरिजर्व कैपिटल। वैसे कर सकते हैं। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है? वो जो आपने कॉल किया था, उसमें से वो पैसा जो आपको पूरा मिल गया, आपने मांगा और मिल गया, उसे कहते हैं पेड अप। मतलब आपको कोई पैसा उनसे मांगना नहीं है। और जो न मिल पाए उसे क्या कहते हैं? अनपेड या कॉल्स एंड अरियर। तो क्या लिखा है? द कॉल्ड अप कैपिटल which has been actually received from the shareholders when the shareholders have paid all the called up amount, the called up capital is same as to the paid up capital। मतलब जो देखो यहाँ देखो, आपने कॉल्ड अप कितना किया? 7 लाख। 7 लाख का 7 लाख दे दिया कंपनी शेयर होल्डर ने, तो क्या कहलाएगा? पेड अप और कॉल्ड अप क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और अगर अरियर रह गए तो कॉल्ड अप इज मोर देन द पेड अप कहलाती है। 7 लाख कॉल्ड अप था, जनता ने 7 लाख का 7 लाख पैसा दे दिया, तो कॉल्ड अप और पेड अप क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन कॉल्ड अप कितना था? 7 लाख। जनता ने 50,000 ने पैसा नहीं दिया, 650 ने दे दिया, तो 650 कॉल्ड अप है। 50,000 क्या है? अनकॉल्ड है, या क्या है? कॉल्सन अरियर है। तो यहाँ देखिए, इट मे बी द इट इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ कॉल, अमाउंट में बी कॉल्ड एज, क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है? कॉल्सन अरियर कहलाता है। दस पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्सन अरियर। तो पेड अप कैपिटल कौन सी है आपकी? पेड अप कैपिटल ये वाली है। ये किसके बराबर है? ये पेड अप कैपिटल किसके बराबर है? कॉल्ड अप माइनस अरियर के बराबर होती है। ऐसा करके। और कॉल एरियर आपको बताया क्या चीज होती है अभी। थोड़ा और आगे चलें जरा, नीचे से थोड़ा ऊपर चलें। अब उसके बाद आगे हमारे पास क्या? रिजर्व कैपिटल। क्या बोला था? इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अ कंपनी में रिजर्व बोला था ना नीचे, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था यहाँ पर रिजर्व कैपिटल, ये वाला रिजर्व कैपिटल। अब हमने कॉल्ड अप की तो बात करते हैं, अनकॉल्ड के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। अनकॉल्ड कैपिटल कब है? जब हम मांगेंगे तब, ठीक है। लेकिन उनमें से भी कुछ पोर्शन जो कभी हम मांगेंगे नहीं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कब मांगेंगे उसे? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो वो डेफिनेशन देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी में रिजर्व पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल to be called only in the event of winding up of the company।
Such uncalled capital is called reserve capital. It is available only creditors in case of winding up of the company. So the amount of capital and amount of uncalled, note कर लीजिए इसको, लिख लीजिए. The amount of uncalled capital, the amount of uncalled capital which is not called up during the lifetime of a company, not called up during the lifetime of a company, except in case of winding up. कभी नहीं मंगाएंगे पूरी लाइफ में. कब मंगाएंगे? जब आप क्या करने वाले हो, उसे वाइंड अप करने वाले हो, तब मंगाएंगे. तो जो फ्लो चार्ट आपके पास दे रखा है उसमें इशूड है, अनइशूड है, सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप है. अनकॉल्ड का कुछ बोला ही नहीं है. लेकिन अनकॉल्ड जो है आपका, वो क्या बन जाएगा दो कैटेगरी में. एक तो रिजर्व कैपिटल है और क्या बन जाएगा अनरिजर्व कैपिटल. सर एक ठीक है बार जी. यहाँ रिपीट कर दो प्लीज. क्या चीज? सर डेफिनेशन. द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is not being called up during the lifetime of a company. The part of uncalled capital which is not being called up during the lifetime of a company, except in case of a क्या winding up of a company, is called reserve capital. ये रिजर्व कैपिटल कहलाता है. ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं. ये मैं भी नहीं लेके चलूंगा इसको, ये भी नोट्स नहीं लेके चल रहे हैं. आ, आप अपनी बुक खोलिए एक बार फटाफट से. जस्ट ओपन अप द बुक्स. बुक्स निकालिए जल्दी से. आप तो खरीद लिए होंगे शायद. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अभी. आइए देखिए जरा. रुक जाइए बस. क्या कितने को दिख रहा है यहाँ पर? इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको? बताइए ऑनलाइन में, इज इट विजिबल और नॉट? यस सर. यस सर. ये आ गया आपके पास. कैपिटल रिजर्व समझिए पहले क्या होता है. पहले तो समझिए कि रेवेन्यू रिजर्व. अच्छा छोड़ो, पहले ये बताइए कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. किसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट? आदित्य, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे? अरे आपकी कैपिटल से जो पैसा मिल गया उसे कैपिटल रिसिप्ट? डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सुनो, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है गुड्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं. और अगर एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं. अब नॉर्मल गेन जो है वो रेवेन्यू क्या है आपके लिए? कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है वो आपके. ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का. तो जब आपके पास क्या होता है, कैपिटल रिजर्व्स बनते हैं. और कैपिटल रिजर्व्स कैसे बनते हैं? कैपिटल रिसिप्ट से अब नॉर्मल गेन है. जब आपको गेन हो जाएंगे ना, कैपिटल गेन जो होंगे उनसे, जैसे मान लो गुड्स बेचने से प्रॉफिट आया, वो क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है. लेकिन जब आपने मशीनरी बेची और प्रॉफिट कमाया, लैंड बेचा प्रॉफिट कमाया, बिल्डिंग बेचा प्रॉफिट कमाया, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व को हम कहाँ यूज करते हैं? कैपिटल लॉसेस में पूरा करने के लिए. ठीक है, वैसा उसमें करते हैं. डे टू डे के लॉसेस किससे पूरा करेंगे? रेवेन्यू वाले से पूरा करेंगे. तो आइए देखिए. It is a part of uncalled capital which is called in the event of a binding up of a company. It is a part of reserve which is not free for distribution as a dividend. तो जो रिजर्व्स हैं, जितने फ्री रिजर्व्स हैं, उनमें से जो कैपिटल रिजर्व होगा वो ऐसे थोड़ी किसी काम पे भी इस्तेमाल कर लें. वो सिर्फ कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें क्या होगा, कोई कैपिटल लॉस होगा. इसलिए ऐसा लिखा. नंबर दो, क्रिएशन. इट इज कॉल्ड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. इट इज कॉल्ड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. गेन फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, उससे जो प्रॉफिट निकला उससे जो बनाएंगे उसको बोलेंगे हम क्या? कैपिटल रिजर्व. ऑप्शन है मैंडेटरी. रिजर्व कैपिटल बनाना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. और एक बात और ध्यान रखना, जो रिजर्व कैपिटल से बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, क्वेश्चन बन जाए सीयूटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी शोन या इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट? ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप. तो क्या होगा? रिजर्व कैपिटल नहीं दिखाया जाता बैलेंस शीट में, इसका ध्यान रखना है. ठीक है. और अकाउंटिंग एंट्री होगी लेकिन दिखाया नहीं जाएगा बैलेंस शीट में. इट इज अप्रोप्रिएशन टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व. अप्रोप्रिएशन है ये. मैंडेटरी तो ये भी नहीं, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है रिजर्व कैपिटल को निकालने के लिए. कंपनी में क्या होता है, एक होते हैं ऑर्डिनरी. रेजोल्यूशन का मतलब होता है मतलब जैसे हम बोले हिंदी में प्रस्ताव पास. जैसे मान लो देखा होगा ना, रेजोल्यूशन क्या होता है? पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होते हैं. पार्लियामेंट में क्या होते हैं? कानून पास होते हैं.
तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या लेके आती है, एक रेजोल्यूशन लेके आती है। जैसे जस्टिस वर्मा है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या होना था, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाना था। तो बीजेपी ने डिसाइड करा कि हम कहाँ लेके आएंगे, लोकसभा में लेके आएंगे। लेकिन जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे वो चाहते थे कि राज्यसभा में आए, तो उस चक्कर में उनकी पोस्ट चली गई। ऐसा हुआ। तो वो जो रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भाई कि इतना जो अनकॉल्ड का पार्ट है इसे हम रिजर्व कैपिटल बना के रखेंगे। और ये क्या है, नो रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। आगे बढ़े, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इससे कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लांट बिल्डिंग लैंड नहीं कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं कहाँ, तो राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस में। ये डिस्क्लोजर, इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, नोट्स में भी नहीं दिखाया जाता, ये शो किया जाता है कहाँ, शेयर होल्डर फंड के अंदर अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। किसको किसको, कैपिटल रिजर्व को? नहीं नहीं नहीं, सुनो, मैंने जब आपने डिवेंचर पढ़ा होगा ना, तो बोला था पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सिक्योरिटीज में, दूसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो आज से 3-4 साल पहले था कि आप क्या कर सकते थे कि पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से पूरा करो, जो बच जाए कैपिटल रिजर्व से पूरा करो, जो बच जाए उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। लेकिन अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है एनसीईआरटी का, उसमें ऐसा नहीं है। जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे ना अपनी बुक में, वहां लिखा आएगा कि जो डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है उसको राइट ऑफ करेंगे पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर कैपिटल रिजर्व से, और फिर किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। लेकिन आपको वो नहीं लेके चलना, आप लेके, हाँ जी, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते हैं, कंपनी एक्ट बोलता है इसलिए नहीं दिखाते हैं। भाई अब ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, नहीं दिखाया जाता तो नहीं दिखाया जाता, इसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कंपनीज एक्ट ने बोला कि रिजर्व कैपिटल को आपको नहीं दिखाना बैलेंस शीट में। अच्छा सुनिए, आपने पढ़ा था ना बैलेंस शीट में क्या करते हैं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ओनली मटेरियल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसे शो किया जाना चाहिए, तो फॉलो करते हुए नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या रिजर्व कैपिटल में लेके चल रहा हूँ अपने, एक बात सुना है, छोटी सी बात, मतलब समझना, थोड़ा मजाकिया तरीका है। मैं, कुछ लोग पता क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे एक बादशाह था, उसने क्या करा, राजा था, उसने क्या करा, अपने मरने से पहले अपना मकबरा बना लिया, सिमेट्री में जाके अपनी जगह वगैरह फिक्स कर ली थी सारी। मैं अपने अंतिम यात्रा के लिए पहले से क्या बुक कर लूं, शमशान घाट बुक कर लूं, कफन वफन बुक कर लूं, लकड़ियां उकड़ियां, चंदन की लकड़ियां, तेल कनस्तर घी वगैरह सब बुक कर लूं। तो वही हुआ ना, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल फॉर, कंपनी के अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए पैसा बचा के रखना। तो क्या इसे, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं अपने अंतिम संस्कार के लिए कितना पैसा रख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई इससे किसी को, दैट कुड बी द रीजन। मतलब मैं इसका लॉजिक नहीं बता रहा आपको, कानून कह रहा है नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना भाई, दिस इज फाइन। अच्छा, एक और डिफरेंस जो है वो देखिए आप जरा यहाँ पर, इधर आइए, ये देखिए ये वाला ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल और इशूड कैपिटल का क्या डिफरेंस है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं आप ये, पहले इसको देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हिच कंपनी कैन इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो क्या है, इट इज अ नॉमिनल वैल्यू और अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, इशूड एंड अलॉटेड टू प्रोमोटर, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। डिस्क्लोजर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द अमाउंट स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इशूड कैपिटल का अमाउंट मेमोरेंडम में कभी नहीं लिखा जाता। मेमोरेंडम तो इतना बताएगा ना आप कितने शेयर इशू कर सकते हो, व्हाट इज योर लिमिट। लेकिन आप 10 लाख के शेयर आपके पास कैपेसिटी में है, मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिख दिया आपने कि हम 10 लाख शेयर 100 रुपए का एक है उतना इशू करेंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। लेकिन तुम 10 लाख में से 2 लाख इशू करो, 4 लाख इशू करो, वो तो मेमोरेंडम में नहीं लिखा रहता। और वेदर वन कैन एक्सीड द अदर, इट इज अ कैपिटल, इट इज इक्वल और मोर देन द इशूड कैपिटल, इट इज इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। ये हमने बताया था आपको फ्लो चार्ट के अंदर, देखो ये वाला क्या बोल रहा है, इशूड और ऑथराइज बोल रहा है। ये देखो ये वाला इशूड है ना, वो वाला ये रहा इशूड, और ये ऑथराइज है। तो जो इशूड है ऑथराइज से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये डिफरेंस में बताने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर, दिस इज हियर इन द डिफरेंस। किस पे, हाँ इशूड तो नहीं, अभी हम इशूड लेके चल रहे हैं ना, 90% तो सब्सक्राइब्ड में आएगी ना, इशूड में थोड़ी आएगी। हाँ तो अंडर राइटर आएंगे, आपके शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ना कर पाए तो इशू कैंसिल।
सबका पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। नहीं यार, तुम अभी कहते ना पढ़ा लिखा जट 16 दुनिया 8। अभी क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले? यहाँ लिखा है ऑथराइज कैपिटल, ये देखिए नीचे, ये लिखा, ये इशूड है और ये ऑथराइज है। क्या लिखा? कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। लेकिन ये प्रोसीजर इतना मुश्किल है कि लोग उसे फॉलो करना में दिक्कत पड़ जाती है, इसलिए इसे। हाँ। हाँ, लेकिन छोटी कंपनी तो आईपीओ लेके नहीं आई होगी ना, प्राइवेट कंपनी के रूप में चली होगी, ओपीसी के रूप में चली होगी। जब उसे लगता है कि भाई हाँ हम सस्टेन कर पाएंगे मार्केट के कंपटीशन को, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी गाजियाबाद में मित्तल स्टील करके कंपनी है, मित्तल स्टील फैब्रिकेटर करके कुछ है, मतलब नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बीएमडब्ल्यू को वो ऑटो पार्ट्स, साइजली सोफिस्टिकेटेड ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। मिशन चंद्रयान, मिशन मंगलयान में जो रॉकेट प्रोपेलर में लगेंगे स्टील के वो सारे आइटम सब यहाँ गाजियाबाद की वो मित्तल स्टील से वो प्रोवाइड करता है। एमएसएमई बोलते हैं उसको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। तो छोटी कंपनी से स्टार्ट करा उसने, लेकिन बड़े लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब आपको देखा होगा डिफेंस प्रोडक्शन में दो कंपनी, टाटा स्टील और एक भारत फोर्ज है। इन दोनों को परमिशन मिली है, और एक महिंद्रा को भी। महिंद्रा एसयूवी टाइप के व्हीकल बनाएगा, उनके लिए होते हैं ना कॉम्बैट व्हीकल बनाते हैं जो, आर्मर्ड व्हीकल जिसे कहते हैं। जानते हैं आर्मर्ड व्हीकल क्या होते हैं? ठीक है। जिनमें आगे छोटी तोप लगी रहती है, मशीन गन्स वगैरह लगी रहती हैं, उस तरह की चीजें। ठीक है। और भारत फोर्ज जो है, वो जो बैटल टैंक वगैरह जो, तो वो बनाएगा। टाटा स्टील बैटल टैंक और अलग तरह के व्हीकल बनाएगा, जो कि लैंड माइन के ऊपर निकल सके, और बहुत सारी चीजें। वैसा होता है इसके। नहीं, ये आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, कंपनीज एक्ट से परमिशन लेंगे, फिर कर सकते हैं आप, वैसे नहीं। और ये बहुत मुश्किल काम है, दिखने के लिए लिख दिया है यहाँ पर। इट इज एज गुड एज यू आर फ्लोटिंग अ न्यू कंपनी। इससे अच्छा तो नई कंपनी फ्लोट कर लो, अगर आप अपने ऑथराइज कैपिटल को बता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझाना पड़ेगा क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। शेयर होल्डर को समझाना पड़ेगा क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। ऑडिटर को समझाना पड़ेगा क्यों जरूरी है, बहुत लोचे होते हैं। हाँ जी। अरे तो मैंने बोला ना, एमओ मेमोरेंडम को बदलना भी तो और मुश्किल काम है, बच्चों ने पढ़ा था। आपको ऑथराइज को बदलने के लिए मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, वो भी अपने आप में टीडीएस टास्क है। तो ऐसा मुश्किल भरा काम बनता है ये। हमारा पार्ट हो चला था, यहाँ देखिए जरा इसको। ये लिखा हम लोगों ने, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी हैज रिजॉल्व टू कॉल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, सच शेयर आर नोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और ये रिजर्व कैपिटल होते हैं। कैपिटल रिजर्व विच इज सेट असाइड बीइंग कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बना के निकालते हैं। ये रिजर्व कैपिटल के बारे में बोला हुआ है, वैसा वाला पार्ट कहाँ चला गया? एनीवे, सो अब हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा इस पे लेके इस पे चलते हैं। असल में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करना सबसे जरूरी चीज होती है। एक बार आपको समझ में आ गई सारी चीजें, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये हम लेके चल रहे हैं आगे। बैलेंस शीट कैसे करते हैं वो मैं आपको, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, तब उसके साथ साथ बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर आगे हमारे पास क्या, शेयर्स की कैटेगरीज आ गए, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। शेयर रेफर टू द यूनिट इन विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। Share is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership and interest in the company. Person who contribute through share is called shareholder. Cumulative amount क्या कहलाता है? Share capital कहलाता है। ठीक है। Amount of authorized capital together with the number of shares in which it is divided is stated in the memorandum of association. Classes of shares which the company capital is divided along with their respective rights and obligations are prescribed in articles of association. ये ध्यान से समझ लेना, यहाँ भी सीयूटी का क्वेश्चन बनता है, प्लीज अंडरस्टैंड, बड़ा केयरफुल पॉइंट है। क्या बोला आपसे? Amount of authorized capital together with the number of shares which it is divided stated in the memorandum, but the classes of shares in which the company's capital is to be divided along with their respective rights and obligation are prescribed in the articles of association. यानी कि फिर इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, ये कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करता है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल कौन डिसाइड करेगा? हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये एक पॉइंट है, वरना हमें हमेशा ये लगेगा कि मेमोरेंडम में लिखा होगा तो वो भी वहीं लिखा होगा। बट क्लियर कर लीजिए, देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि आपके शेयर जो है प्रेफरेंस होंगे या इक्विटी होंगे। ठीक है। इनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ये किसके थ्रू होता है? आर्टिकल्स के थ्रू होता है।
ऑथराइज कितनी होगी, किसके थ्रू होता है? हाँ, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम डिसाइड करता है ऑथराइज कितना होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है क्या होगा, इक्विटी होंगे, प्रेफरेंस होंगे, या प्योर इक्विटी या प्योर प्रेफरेंस, या हाइब्रिड भी हो सकते हैं। आइए सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स बोला है इसने क्या। सेक्शन 43, ये वाला ध्यान रखना भाई, सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन: it carries a preferential right over dividend to be paid, either as a fixed amount payable to preference share or an amount calculated by a fixed rate or nominal value. इक्विटी शेयर से पहले जिनको भी डिविडेंड दिया जाएगा उनको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। या तो ये अमाउंट डिसाइड होगा या इनकी परसेंटेज डिसाइड होगी। That with respect to capital it carries or will carry the winding up of a company, जब कंपनी वाइंड होगी तो प्रेफरेंशियल राइट ओवर एंड अबव इक्विटी इनको मिलेगा। पहले तो आप डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे, लोन को, फिर पैसा किसको देंगे आप? प्रेफरेंस शेयर को। और सबसे लास्ट में अगर कुछ बचा तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि दे आर द रियल ओनर। और चलें आगे। नाउ विद स्टैंडिंग विद द टू अबव कंडीशन, अ होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर may have a right to participate fully or limited extent in the surplus of the company as specified in the memorandum or articles of the company. Preference shares can be participating and non-participating. These share can be cumulative or non-cumulative, redeemable or irredeemable. ये बचपन में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था? पार्टिसिपेटिंग कौन होते हैं? जो रेजिडुअल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट। आपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, आपने इक्विटी को भी दे दिया, और फिर भी बच गया प्रॉफिट, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे? उन्हें कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें पार्टिसिपेटिंग, वरना उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। बोलो। प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ डिबेंचर की कैटेगरी में पढ़ रहे, पर मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है अभी। वैसे तो कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल भी होना चाहिए था, लेकिन वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू दिस डिस्कशन राइट नाउ। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव किसके कहते हैं? भाई मान लो आपको प्रेफरेंस शेयर पे ये है कि डिविडेंड देना है, मान लिया जाए एक साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उस साल का डिविडेंड खत्म हो गया। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जितने जितने साल तक लॉस होता रहेगा उतने उतने, जैसे हमने बोला 6% प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, एक साल लॉस हो गया, 1 लाख का 6% 6,000। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं तो 6,000 खत्म, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे 6%। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो पिछले साल के लॉस का 6,000, फिर दूसरे साल का 6,000, और तीसरे साल में 6,000 हो ही रहा है प्रॉफिट का, तो पिछला मिला के भी पे किया जाएगा। उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? जिस साल प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्यूमुलेट नहीं करेंगे उसको, ऐसा करके बोलते हैं। और रिडीमेबल और इरिडीमेबल का मतलब हुआ जिन्हें हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी पे कर दें वापस, उन्हें रिडीमेबल बोलते हैं। और अगर हम नहीं पे कर पाए तो क्या बोलते हैं? उनको इरिडीमेबल बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास क्या आ रही है? इक्विटी शेयर। सेक्शन कौन सा आया? तो सेक्शन 43। इक्विटी शेयर, शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। ओह मजाक चल रहा है भाई। लड़का वही जो लड़की नहीं, लड़की वही जो लड़का नहीं, आदमी वही जो औरत नहीं, औरत वही जो आदमी नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ चुके हैं। अगर वो प्रेफरेंस नहीं है तो क्या इक्विटी है? शेयर्स विच कैन एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल विच डू नॉट, क्या लिखा है? विच डू नॉट एंजॉय। अगर एंजॉय करेगा तो क्या कहलाएगा वो? प्रेफरेंस। ठीक है। दे आर टर्म्ड एज इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, divisible profit of the company after satisfying dividend right of preference shareholder. Dividend on equity share is not fixed and it is may vary from year to year depending upon the amount of profit available. थोड़ा और आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में बी विद द वोटिंग राइट एंड विद द डिफरेंशियल राइट टू वोट। ये समझ लीजिएगा दो चीजें। जनरली आपने ये सुना होगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाटा ने जब जगुआर और लैंड रोवर की डील करी थी तो पता है इक्विटी शेयर इश्यू करे थे, लेकिन विदाउट वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर लोगों ने खरीदे, विदाउट वोटिंग राइट उन्होंने इक्विटी शेयर इशू करे थे, लोगों ने खरीद लिए। तो अगर कोई बहुत शानदार कंपनी ब्लू चिप हो तब आप ऐसे शेयर की तरफ जाते हैं। इंडिया में ये बड़ी अनकॉमन प्रैक्टिस है कि वोटिंग राइट नहीं होगा। अदरवाइज इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को, डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। डिवेंचर होल्डर को तो वैसे नहीं मिलेगा, लोन है। प्रेफरेंस शेयर, हाँ लेकिन जब हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि शेयर तो शेयर ही है। Differential rights as a voting, dividend, and otherwise in accordance with such rules and subject to such condition may be prescribed in the articles of association of the
कंपनी। हाँ जी बेटा। हाँ बिल्कुल देना कंपलसरी है। प्रेफरेंस शेयर में तो नाम ही उनका प्रेफरेंस शेयर है, 10% का। प्रेफरेंस शेयर पता कैसे लिखे जाते हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो 5% प्रीफिक्स लगा हुआ है, यही तो है उनका डिविडेंड का रेट। फिक्स रेट होता है उनका, देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट के केस में। अच्छा, आई थिंक इसके बाद वाला जो है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल शुरू कर लेंगे, तो अगली क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी, उसमें हम करेंगे इसको। मैंने कहा था ना आपको, जुलाई तक तो हम क्लास 2 घंटे की करेंगे। अगस्त से फिर मैं 1.5 आवर की कर लूंगा। वैसे अगर आप मान जाते तो अगस्त में भी 2 घंटे की कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स